नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपका 12 जून 2022 को जो है पेपर आयोजित होना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के संभावित प्रश्न सीरीज जो कि 50 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये पहला सीरीज है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनुस्मृति के टीकाकार इसमें विज्ञानेश्वर नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, पाषाण कालीन निम्नलिखित स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है लहुरा देव। तो लहुरा देव ये आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहीं से जो है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो है कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़, तो आदमगढ़ जो है ये आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। बागौर ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। और पल्लवरम, तो यह पल्लवरम जो है मद्रास के निकट स्थित है। तो आपको पूछा गया यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर में आपका यहाँ पे हो जाएगा लहुरा देव। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बागौर होगा, फिर जाएगा आपका यहाँ पे आदमगढ़ और सबसे दक्षिण में हो जाएगा पल्लवरम। तो 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ पर की थी? तो पावा में किया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संगमकालीन बंदरगाह में कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें मुसरी बंदरगाह जो है ये आपका चेरो का प्रमुख बंदरगाह था जो कि पश्चिमी तट पर स्थित था। और मुसरी बंदरगाह पर यवन शासक जो है सोना भर कर लाते थे और बदले में गोल मिर्च और रत्न जो है वह ले जाते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनमें से किस शासक का उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कनिष्क। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इनका जो है उल्लेख है, लेकिन कनिष्क का इसमें वर्णन नहीं है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्योत्तरकालीन स्वर्ण सिक्का नहीं था? तो इसमें शतमान जो दिया गया यह मौर्योत्तरकालीन स्वर्ण सिक्का नहीं था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और सातवां प्रश्न आपका, ह्वेनसांग के अनुसार किस शासक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंक दिया था? तो वह शासक था शशांक, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बंगाल में गौड़ वंश का प्रमुख शासक था शशांक जो कि शैव मत का एक कट्टर जो है पोषक था। और ह्वेनसांग के अनुसार उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में वह फेंक दिया था। आठवां प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया पद और दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। तो अस्तवार का कार्य दिया गया घुड़सवार, खुद दिया गया तो केंद्रीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक अधिकारी, और तीसरा है सहना तो जमींदार दिया गया है, और आमिल भू राजस्व एकत्रित करने वाला। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको यहाँ बताना है। तो अस्तवार जो होता था वो घुड़सवार होता था, बिल्कुल सही है। खुद यहाँ पे जो दिया गया है केंद्रीय बाजार को नियंत्रित करने वाला एक अधिकारी, तो यह गलत है। खुद जो है जमींदार को कहा जाता था, खुद जमींदार को कहा जाता था, तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर है तीसरा सहना, सहना जमींदार दिया गया। तो सहना जो है वह अधिकारी जो बाजार को नियंत्रित करता था, तो वह सहना ए मंडी वह कहलाता था, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये बनाया गया था। तो तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया आमिल भू राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, तो ये सही है आपका। तो 1 और 4 तो सही हैं, दूसरा तीसरा गलत है, तो सही आपसे पूछा गया सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, किस मध्यकालीन सुल्तान द्वारा कश्मीर की डल झील में रूपलंका और सोनलंका
नामक कृत्रिम द्वीप बनाए गए थे? तो जैनुल आबदीन के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता था, और जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम था शाह खान। और इसके द्वारा जो है डल झील में रूपलंका और सोनलंका नामक कृत्रिम द्वीप तथा वुलर झील पर जैन लंका नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया पहला कि विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। दूसरा दिया गया कुदी खेती में लगे कृषि मजदूर कहलाते थे। तीसरा है कालीकट विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह था। तो उपयुक्त कथन में से सही कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सभी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। विजयनगर में देखा जाए, विजयनगर साम्राज्य में जो है समाज में स्त्रियों की बड़ी सम्मानजनक स्थिति थी, और कुछ स्त्रियां जो है महान विदुषियाँ और प्रसिद्ध साहित्यकार भी थीं। कुदी जो है वह खेती में लगे जो कृषक मजदूर होते थे वह थे, और कालीकट विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मुगल सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया अहदी व्यक्तिगत सैनिक हुआ करते थे। दूसरा दिया गया वालाशाही शाही अंगरक्षक थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं, इसलिए आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। मुगल बादशाह अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के सैनिक रखते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था, और अहदियों को भद्र सैनिक भी कहा जाता था, और उन्हें अन्य सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक वेतन मिलता था। तो इसलिए पहला तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया वालाशाही शाही अंगरक्षक थे। तो अहदियों के अलावा सम्राटों ने शाही अंगरक्षकों, जिन्हें वालाशाही कहते थे, और सशस्त्र महल रक्षकों की एक टुकड़ी भी बना रखी थी। तो ये दोनों ही सही है आपका। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी सिलसिला थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिला ये आपका 13वीं शताब्दी में ट्रांस ऑक्सियाना में प्रारंभ हुआ था। नक्शबंदी संप्रदाय सर्वाधिक कट्टरपंथी था, यह संगीत का विरोधी था, और भारत में इसकी शुरुआत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी, और मुगल सम्राट औरंगजेब नक्शबंदी संत शेख मासूम का जो है शिष्य भी था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दीवाने मखफी शीर्षक से कविताओं का संग्रह किसने लिखा? तो जेबुन निसा ने। जेबुन निसा औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी, जिसे विद्रोही शहजादे अकबर का समर्थन करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया था, और वहीं पर कैद में रहते हुए जेबुन निसा ने दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं लिखी। और जेबुन निसा ने में जो है दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की भी इन्होंने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉटरी समिति 1817 किससे संबंधित थी? तो यह शहरी नियोजन से संबंधित था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था? तो पहला दिया गया इस्तमरारी व्यवस्था, दूसरा है महालवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है रैयतवाड़ी, और चौथा दिया गया इस्तमरारी तथा महालवाड़ी व्यवस्था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका सूर्यास्त नियम जो है वह आपका केवल और केवल इस्तमरारी व्यवस्था से संबंधित था, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन से होगा केवल एक। 1793 में जो है बंगाल रेगुलेशन के आधार पर 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ लाया गया, जिसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास जो है भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता तो उसकी पूरी जमींदारी वह नीलाम हो जाती थी। तो इस प्रकार सूर्यास्त नियम का संबंध जो है वह इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, तो उससे था। तो केवल और केवल एक यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, दूसरा दिया गया कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली,
तो प्रयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपका केवल यहाँ पे दूसरा है, केवल 2, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो यहाँ पे दिया गया है, जोनाथन डक्कन के प्रस्ताव पर 1791 में, जोनाथन डक्कन के प्रस्ताव पर जो 1791 में स्थापित किया गया था। तो इसलिए जो है यहाँ पे विलियम जोन्स दिया गया गलत हो जाएगा। दूसरा है कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स। तो कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में जो है स्थापित किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली दिया गया है, तो यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली, ना कि आर्थर वेलेजली, ध्यान दीजिएगा, जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आर्थर वेलेजली दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सही पूछा गया है कौन सा है, तो बी ऑप्शन केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे? तो पहला दिया गया सैडलर आयोग, दूसरा है रेले आयोग, तीसरा है मैकडोनाल्ड आयोग, चौथा है कैंपबेल आयोग। तो कूट से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है आपका सैडलर आयोग जो है और रेले आयोग, ये दोनों शिक्षा से संबंधित थे। मैकडोनाल्ड और कैंपबेल जो है ये आयोग अकाल से संबंधित हैं। तो 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वे आउट पैम्फलेट नामक फार्मूला या प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो यह CR फार्मूला, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पुनः एकता स्थापित करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने अगस्त 1944 में CR फार्मूला पेश किया था। सन याद रखिएगा, पूछा जाता है CR फार्मूला कब पेश किया गया था, तो 1944 में पेश किया गया था। तो जिसे जो है दी वे आउट पैम्फलेट भी कहा जाता है। और इस पैम्फलेट में युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को भारत की स्वाधीनता का समर्थन करने और अस्थायी अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग की बात भी कही गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी वे आउट पैम्फलेट फार्मूला किससे संबंधित है, तो CR फार्मूला से। 19वां प्रश्न है, सूची को मिलान करना है यहाँ पे। तो रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट हो जाएगा आपका 1919, ये का हो जाएगा चौथा। फिर है नमक मार्च यानी कि दांडी मार्च जिसे कहते हैं, तो 1930 हो गया, बी का हो जाएगा तीसरा। चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, सी का हो जाएगा पहला। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का हुआ 1931 में, डी का हो जाएगा दूसरा। 4-3-1-2, तो 4-3-1-2 आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ था, दिसंबर 1929 में। और दूसरा दिया गया इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो यहाँ पे दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, न कि वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा है इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो ये भी आपका सही है। तो प्रयुक्त कथन में से सही पूछा गया है, तो 1 और 3 सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, परंतु गांधी जी तथा सुभाष चंद्र बोस में कुछ मतभेद होने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहला विद्रोह हुआ था वेल्लौर में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। वेल्लौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। विद्रोह का कारण जो था वह सिपाही ड्रेस कोड में बदलाव था, क्योंकि हिंदुओं को उनके माथे पर तिलक लगाने से रोकना, चमड़े की टोपी बनी टोपी को पहनना अनिवार्य करना और मुस्लिमों को जो है दाढ़ी और मूछ रखने से मना कर दिया गया था। तो विद्रोह का कारण मूल रूप से यही था। 1806 याद रखिएगा, वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अंग्रेज 1.5 लाख हैं तो हम 21 करोड़, उनके पास बंदूकें हैं तो हमारे पास घूंसे हैं? ये कहा गया था अजीत सिंह के द्वारा, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवध में एका आंदोलन संबंधित था। तो एका आंदोलन पता ही होगा, किसानों का था यह।
और सन पूछा जाता है 1921-22 में जो है एका आंदोलन शुरू किया गया था। एका आंदोलन से जो तात्पर्य है कि हम सब एक हैं। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, नेता भी पूछा जाता है, मदारी पासी इसके प्रमुख जो है नेता थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस को महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था? तो है कनु गांधी। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। कनु गांधी महात्मा गांधी जी के पौत्र और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के पुत्र थे। यह महात्मा गांधी के निजी फोटोग्राफर भी थे और इनको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था। इन्हीं यानी कि कनु गांधी की पत्नी आभा गांधी, जिनका नाम था आभा गांधी, की गोद में ही गांधी जी ने गोली लगने के बाद अंतिम सांस ली थी। अगला क्वेश्चन आपका, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया कि जूरा पर्वत इसे इटली से तथा आल्प्स पर्वत इसे जर्मनी से अलग करता है, ये आपका सही नहीं है। फ्रांस की सीमा बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, अंडोरा तथा स्पेन से मिलती है। और पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ये कई बार पूछा गया है कि पिरेनीज पर्वत किसको अलग करता है? तो फ्रांस को स्पेन से यह अलग करता है। आल्प्स पर्वत जो हो गया ये आपका फ्रांस को जो है इटली से अलग करता है। और जूरा पर्वत जो है इसे स्विट्जरलैंड तथा वास्जेस पर्वत जो है जर्मनी से अलग करता है। तो दूसरा तो आपका यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया नगर, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। लियांस रेशम उद्योग के लिए, स्टांसबर्ग जो है कांच का सामान, तीसरा है लिपाजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे जो है दूसरा नहीं सुमेलित है, पहला और तीसरा सुमेलित है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टांसबर्ग जो दिया गया है कांच का सामान नहीं बल्कि इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तो पहला दिया गया बुखापेस्ट, दूसरा है पेरिस, तीसरा है बेलग्रेड, चौथा है वियना और पांचवा है ब्राटिस्लावा। तो उपयुक्त में से किन राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है? तो डेन्यूब नदी आपको पता ही होगा जो है यूरोप की 5 जो राजधानियों से होकर यह गुजरती है। तो बुखारेस्ट से होकर गुजरती है जो कि रोमानिया में है, उसके बाद बेलग्रेड से होकर गुजरती है यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, ब्राटिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है, और जो है वियना ये आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 5, दूसरा नहीं सही होगा। यहाँ पे पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे जो है बसा हुआ है पेरिस, तो सीन नदी से यहाँ होगा। बाकी सभी जो है सही है, यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्ब्रूस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो यह है रूस में है एल्ब्रूस। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है पुर्तगाल तथा स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया कहा जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही जो है दोनों हैं, 1 और 2। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को सम्मिलित रूप से जो है स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जाना जाता है। और इनके अलावा भी जो है फिनलैंड है, आइसलैंड है एवं फैरो द्वीप समूह के ये संग ये नार्डिक देश भी कहलाते हैं। पुर्तगाल तथा स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया के नाम से जाना जाता है। दोनों सही है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और यह आपका कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया कि ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं, ये आपका गलत है। ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत का उदाहरण है एक जो है वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। हार्ज पर्वत ये उत्तरी जर्मनी में स्थित एक पर्वत है। और राइन नदी जो है ये आपका यूरोप के कई देशों जैसे जर्मन, फ्रांस, डच से होकर के बहने वाली नदी है। राइन नदी विश्व की सबसे बेस्ट व्यापारिक नदियों में से एक है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा यानी कि बी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया आमूर नदी तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है। दूसरा है टूला रूस के पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है?
तो सही यहाँ पे तीनों है, 1 2 3, डी विकल्प सही हो जाएगा। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। टूला को रूस का पिट्सबर्ग तथा इवानो रूस के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। और ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है और यह रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता भी है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ देश दिया गया यहाँ पे। तो सबसे पहला है गैरान। गैरान जो है का हो जाएगा फ्रांस। ए का दूसरा, यह जो है फ्रांस से निकल करके विस्के की खाड़ी यानी कि अटलांटिक महासागर में गिरती है गैरान नदी, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फिर एल्ब दिया गया। एल्ब जो है जो कि आपका हैम्बर्ग शहर जर्मनी में, और हैम्बर्ग शहर जो है इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो एल्ब का संबंध हो जाएगा जर्मनी से। बी का हो जाएगा पहला। नीस्टर, तो नीस्टर यह नदी जो है यूक्रेन तथा माल्डोवा के मध्य सीमा बनाती है, तो यहाँ पे नीस्टर का हो जाएगा यूक्रेन। सी का चौथा। फिर है डॉन नदी। तो डॉन यह रूस के टूला से निकलकर एजेउ सागर में गिरती है, तो यहाँ पे डॉन का हो जाएगा रूस। डी का तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आप देख सकते हैं, डी विकल्प यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ परियोजना। जायरे नदी पर दिया गया ओवन परियोजना, नाइजर नदी पर दिया गया सेनार परियोजना और श्वेत नील नदी पर दिया गया इंगा परियोजना। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं आपका तीनों ही जो है सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जायरे जो दिया गया है, तो जायरे नदी पे आपका इंगा परियोजना है। जायरे नदी पे इंगा परियोजना है। उसके बाद नाइजर नदी पे है कैंजी परियोजना। नाइजर नदी पे है कैंजी परियोजना। फिर है श्वेत नील नदी पे आपका ओवन परियोजना है। तो आपका कोई भी मिलान नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो रानीगंज झारखंड दिया गया है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, सोहागपुर दिया गया है मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है पहला गलत है। रानीगंज ये आपका झारखंड में नहीं है। रानीगंज ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख कोयला क्षेत्र है रानीगंज, ना कि झारखंड का। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है और सोहागपुर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो सिक्किम ये जो है 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स जो कहलाते हैं, उनमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सिक्किम ये आपका पूर्वोत्तर राज्यों के समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन 7 बहनों के राज्य से ये आपका संबंधित नहीं है। सिक्किम को जो 7 बहनों यानी कि राज्यों का एकमात्र भाई कहा जाता है। तो 7 सिस्टर्स में पूछा गया कौन शामिल नहीं है, सिक्किम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, और दूसरा है इस बांध के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। तीसरा है हम्पी व हाम्पेट विद्युत गृहों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत ही किया गया है। तो प्रयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। तो यह तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना जो है यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी है। यह परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है, और इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप ही पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ, और हम्पी हो गया, हाम्पेट तथा मनीराबाद में विद्युत गृहों का निर्माण भी हुआ है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला यहाँ पे। तो काफ़ी बोर्ड कहाँ पे है। तो ये आपका बेंगलुरु में है काफ़ी बोर्ड, एक हो जाएगा पहला। रबर बोर्ड कोट्टायम में है, बी का हो जाएगा कोट्टायम केरल में है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। चाय बोर्ड तो ये आपका कोलकाता में है, सी का हो जाएगा चौथा। और तंबाकू बोर्ड तो ये आपका गुंटूर में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2, तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, और दूसरा दिया गया भारत में अधिकांश कोयले के निक्षेप निम्न गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है।
तो इसमें दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा, तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला कोयला अच्छी किस्म का नहीं है। यहाँ पर अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और इसमें भी अधिकांश जो है गैर कोकिंग ग्रेड है। तो जो है आप और अधिकांश जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना, निम्न गोंडवाना समूह के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो दोनों ही सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। तो बैतूल का संबंध हो जाएगा आपका ताप्ती नदी से, ये का हो जाएगा चौथा। फिर है जगदलपुर, तो जगदलपुर हो जाएगा इंद्रावती नदी, बी का हो जाएगा पहला। फिर है जबलपुर, तो जबलपुर ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है, सी का हो जाएगा दूसरा। फिर है आपका उज्जैन, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 1, 2, 3, तो 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कि गलत है कौन सा। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया बाजरा वर्षा पोषित एक रबी फसल है, ये आपका गलत है। बाजरा वर्षा पोषित रबी नहीं बल्कि ये आपका खरीफ फसल है, बाकी सभी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहरी सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। दूसरा है मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्णतः नहरों पर निर्भर है। तीसरा है जम्मू कश्मीर के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से अधिक है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। राजस्थान में देखा जाए पंजाब की अपेक्षा नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है और राजस्थान की प्रमुख नहरों में है आपका इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर नहर और चंबल परियोजना की नहरें इसमें शामिल हैं। सबसे कम जो है सिंचित क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है, जो कि पूर्णतः नहरों पर ही निर्भर है। और नहरी सिंचाई जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 90.07% है, असम में यह रेशियो आपका 63.35% है और त्रिपुरा में 60% है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अभयारण्य को सूचीबद्ध करना है आपको। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका है कर्नाटक में, ये का हो जाएगा तीसरा। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, बी का हो जाएगा पहला। मानस वन्यजीव अभयारण्य तो असम में है, सी का हो जाएगा दूसरा। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, डी का हो जाएगा चौथा। 3, 1, 2, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन। असम में जो और भी अभयारण्य है, जैसे मानस तो है ही उसमें, असम में काजीरंगा है, नामेरी भी है, और इसी तरह कर्नाटक में जो है बांदीपुर तो है ही आपका, तुंगभद्रा भी है कर्नाटक में, उसके बाद नागरहोल अभयारण्य है। इस तरह आपका जो है पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल में तो बुक्सा तो है ही, सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य भी है, और उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सामान्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन, तो गलत कथन यहाँ पे पूछा गया है, डी ऑप्शन गलत है। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत के विपरीत होता है, तो ये आपका गलत है। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत के अनुरूप होता है। जैसे चाय के मूल्य में वृद्धि उसकी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देती है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच अत्यधिक लोचदार होती है। तो वह है विलासिता की वस्तुएं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया गया, ऐसा बाजार जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती, उसे एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा वाला बाजार कहा जाता है। दूसरा है, किसी वस्तु विशेष के बाजार में सीमित विक्रेताओं की संख्या को अल्पाधिकार कहते हैं। तीसरा है, किसी वस्तु के एकल विक्रेता वाले बाजार को एकाधिकार कहते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन यहाँ पे पूछा गया है, तो तीनों कथन ही यहाँ पे सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे।
अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न मापनों में कौन सा सही परिभाषित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कोड से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो तीसरा दिया गया है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू दिया गया है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो ये आपका गलत है जो है। बाकी जो है पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP जो होता है ये बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP बराबर होता है किसके, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास के। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन सा सही परिभाषित है, तो पहला और दूसरा यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन GDP अवस्थितक यानी कि GDP डिफ्लेक्टर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के बारे में सही नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं GDP और स्फीतक में शामिल वस्तुओं एवं सेवाओं का भारांश यानी कि वेटेज नियत रहता है। तो ये आपका गलत है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI में शामिल वस्तुओं एवं सेवाओं का भारांश यानी कि वेटेज यह नियत रहता है, जबकि GDP और स्फीतक में GDP की गणना में शामिल वस्तुओं एवं सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो GDP जो है वह और स्फीतक में GDP की गणना में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की बदलने के अनुसार जो है वह वेटेज परिवर्तित होता है। तो GDP और स्फीतक बराबर होगा किसके, तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होगा। बाकी सभी सही हैं जो है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत पूछा गया है, यह सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका GS के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला सीरीज था ये। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इस तरह आपको 50 क्वेश्चन करके जो है वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।